वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के चैप्टर 4 के बारे में, जो कि अपने हिसाब से अध्ययन की सुविधा के हिसाब से मैं कैटेगराइज किया है। तो उसके हिसाब से मैं बात करने वाला हूं। तो उसका चौथा चैप्टर अर्थात चैप्टर का नाम आपके क्या होगा, तो आज हम जानेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में। ठीक है, अर्थात नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। आखिरकार समाजशास्त्र जो है वह एक विज्ञान है या फिर एक प्रकार से वह एक सामाजिक जो है सामाजिकता पर आधारित विज्ञान है। तो इन दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अर्थात जिस प्रकार से हमने राजनीति शास्त्र का आपने देखा होगा कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान जो है ना तो एक विज्ञान था ना ही एक प्रकार सामाजिक विज्ञान था। वह क्या था, वह एक प्रकार से जो है जीव विज्ञान की भांति और रसायन विज्ञान की भांति भौतिक विज्ञान की भांति एक विज्ञान नहीं था पॉलिटिकल साइंस। हमने उसमें आपको बताया था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो कैसा था, वो एक पूर्ण विज्ञान नहीं था, वह एक अपूर्ण विज्ञान था। और जिस प्रकार से मौसम विज्ञान, जिस प्रकार से अन्य जो सामाजिक विज्ञान है, ठीक उसी प्रकार से वह भी एक प्रकार से विज्ञान की श्रेणी में आता था। कौन, पॉलिटिकल साइंस। हमने दोनों पहलुओं पर वहाँ पर चर्चा कर लिया था कि आखिरकार किन दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये जो है होगा और किस दृष्टि से नहीं होगा। तो दोनों मुद्दों पर हमने खास करके चर्चा कर लिया था। तो आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा क्लियर तरीके से। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे सोशियोलॉजी की प्रकृति के बारे में। अर्थात समाजशास्त्र देखेंगे कि एक प्रकार से समाजशास्त्र जो विषय वस्तु है वह कैसी है, जो समाजशास्त्र है वह मतलब कि विज्ञान है कि नहीं है, अर्थात साइंस है कि नहीं है, इस पर फोकस डालेंगे। अर्थात समाजशास्त्र की प्रकृति देखेंगे। ठीक है, आइए, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी आपको समाजशास्त्र की प्रकृति समझने के लिए आपको समझना तो पड़ेगा। और बिल्कुल आसानी से आपके समझ में भी नहीं आने वाली चीज़ें, चूँकि जटिल मुद्दे होते हैं और इसको आप बड़ी आसानी से समझने का प्रयास तभी कर सकते हैं जब आप या तो पहले से उसको 2-3 बार पढ़े हो या फिर किसी टीचर का सहारा ले लें। ठीक, तो आइए हम बात कर देते हैं कि आखिरकार समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। तो बात किसके बारे में कर रहे हैं भाई, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर का पेपर 1। ओके, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। 2022 के आगे के जो सत्र हैं, के आगे के सत्र के लिए, के आगे के सत्र से संबंधित। ओके, और उसके बाद में बात की जाए तो अब आपका विषय कौन सा है, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी। ठीक, समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी विषय वस्तु के बारे में हमको अध्ययन करना है। इसी के साथ साथ जो है सोशियोलॉजी जो कि एक प्रकार से हमने आपको बता ही दिया, पेपर वो बहुत सारे, अगर आप इसको जैसे कि अभी आप में अगर सेमेस्टर वाइज परीक्षा नहीं होनी है, ईयरली एग्जाम्स होते हैं, तो जो है बीए फर्स्ट ईयर का पेपर 1। ओके, बीए फर्स्ट ईयर पेपर 1, फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी पेपर 1। ओके, ये आप इसको कह सकते हैं। और आपके समाजशास्त्र, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पेपर का नाम आप क्या है कि समाजशास्त्र का परिचय, अर्थात जो है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। अब इसमें हम अब ये कक्षा जो है अर्थात जो देख रहे हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ये नेट जीआरएफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये बात की जाए टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इसकी, तो यह मेरे प्यारे दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ जो है अगर आप सोशियोलॉजी जो है यूपीएससी ऑप्शनल लेते हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ बीए थर्ड ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीए फर्स्ट ईयर, खास करके बीए फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरा पर्पज़ जो रहेगा बीए फर्स्ट ईयर की दृष्टि से पढ़ाना रहेगा। बट अगर आप उस सभी के छात्र जो हमने बताया उसके भी रहे हैं फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है लेक्चर। ओके, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा और अपना जो है प्रकार से आसानी से पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, तो हम समाजशास्त्र की प्रकृति देखते हैं कि आखिरकार समाजशास्त्र की प्रकृति क्या होती है। नेचर ऑफ पेपर का आपके नाम क्या है भाई, पेपर का नाम, अर्थात पेपर का नाम क्या, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम जो है चैप्टर 4। चैप्टर कौन सा है आपका, चैप्टर 4। ओके, चैप्टर 4 ये मैं अपने हिसाब से डिवाइड किया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। हमने पेपर मतलब चैप्टर 1 के अंतर्गत समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र का अर्थ और समाजशास्त्र की जो विकास यात्रा रही है इसको हमने समझा था। उसके बाद में चैप्टर 2 के अंतर्गत मेरे हिसाब से हमने उसमें समाजशास्त्र की परिभाषाओं को जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई हैं उनको हमने 3 जो है तरीके से बांट करके पढ़ा था और उसको समझा था विस्तार से। सारी की सारी आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। और तीसरा जो हमने समझा था कि एक समाजशास्त्र का भारतीय संदर्भ में क्या
महत्व है तो उसको हमने देखा था। आखिरकार अगर आप समाजशास्त्र पढ़ते हो तो उसको पढ़ने से आपको कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है, किन किन जो है मतलब स्थानों पर आप नौकरी या फिर जॉब कर सकते हो, उसको भी हमने आपको बता दिया था। अब हम चैप्टर 4 के अंतर्गत चर्चा करेंगे क्या, समाजशास्त्र की प्रकृति, अर्थात जो है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति। ओके, समाज लिख लीजिए सभी लोग, समाजशास्त्र की प्रकृति। ओके, समाजशास्त्र की प्रकृति, अंग्रेजी में नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, तो ये आपका क्या है, ये पेपर का नाम है आपके, मतलब सॉरी ये चैप्टर का नाम है, तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। अब इसमें नेचर का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, नेचर से जो तात्पर्य मेरा है, नेचर का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी विषय वस्तु जिसके बारे में कि आखिरकार वह विषय वस्तु क्या है, वह विषय वस्तु विज्ञान है अथवा नहीं है। तो समाजशास्त्र, हमने आपको शुरुआत में बताया था, कुछ विद्वान जो हैं वह समाजशास्त्र को क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान उसी में से ऐसे भी होंगे जो कि विज्ञान तो कुछ मानेंगे और कुछ क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं मानेंगे। तो कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, लेकिन वास्तविकता है कि जो समाजशास्त्र है वह राजनीति शास्त्र की भांति या राजनीति शास्त्र से थोड़ा अच्छा विज्ञान माना जाता है, क्योंकि यह भविष्यवाणी भी करता है। और जिस प्रकार से राजनीति शास्त्र मतलब जिस प्रकार से जो भौतिक शास्त्र होता है उसके नियम सत्यापित किए जा सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से समाजशास्त्र के नियम भी सत्यापित किए जा सकते हैं। समाजशास्त्र में हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को भी अपनाते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या होती है, जैसे हमने मान लेते हैं, हमने कोई सुरेश नाम का व्यक्ति है, मान लेते हैं सुरेश नहीं, मैं किसी दूसरे का नाम मान लेते हैं, ए नाम का कोई व्यक्ति है। अब हमने क्या किया कि हमने किसी तरीके से या खोज कर ली, हमने क्या खोज कर ली, हमने खोज कर ली कि जो ए है, मतलब जो ए है मेरे प्यारे दोस्तों, जो ए है वह क्या है, वह मरणशील प्राणी है। एक मिनट समझिएगा, मरणशील प्राणी है, मरणशील प्राणी है। अब हमने ये खोज क्या कर लिया कि ए जो है मरणशील प्राणी है। हम यहाँ पर व्यक्तिक अध्ययन पद्धति देख रहे हैं, ठीक है, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। अब अध्ययन पद्धतियों में हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इसमें व्यक्तिक अध्ययन पद्धति होती है। अभी हम आगे और भी मुद्दों को समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर समझने का प्रयास जो हमारे मुंह से निकल गई तो उसको आपको बता दूं। तो ए मान लेते हैं क्या है, ए जो है एक व्यक्ति है, ए क्या है, एक व्यक्ति का द्योतक है। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ, ए जो है एक व्यक्ति का द्योतक है। अब ए मान लेते हैं, ए नाम का व्यक्ति, खोज के अनुसार निकाला गया कि जो ए है वह क्या है, मरणशील प्राणी है। अब जब ए मरणशील प्राणी है और चूंकि ए जो है क्या है, ए क्या है भाई, ए मनुष्य है, ए मनुष्य है। अब इसीलिए हमने ए पर जो है पर्टिकुलर क्या किया, ए पर हमने शोध किया और हमने यह निकाला कि ए जो है वह मर सकता है, अर्थात ए कभी ना कभी मरेगा। तो चूंकि ए जो है मनुष्य है, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो है, 2-3 लोगों पर और शोध हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि मनुष्य जो है, तो मतलब जब ए मरणशील प्राणी है, चूंकि ए मनुष्य है इसीलिए मनुष्य क्या है, मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, मरणशील प्राणी है, शील प्राणी है। ठीक, तो ये हो गई क्या, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति आपकी। ये कैसी पद्धति भाई, ये वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि ए पर हमने शोध रिसर्च करके क्या कर लिया, एक प्रकार से ए पर हमने शोध किया, पूरा रिसर्च किया, और शोध करने के बाद में हमको यह बातें पता चली कि ए जो है वह मरणशील प्राणी है। चूँकि ए एक मनुष्य है, इसीलिए जब हम जो है ए के बारे में पता कर चुके हैं कि मनुष्य जो होता है अर्थात ए मरता है, ए मर गया, इसी प्रकार 2-3 लोगों पर और हमने शोध कर लिया, और उन 2-3 लोगों पर शोध करने के बाद में, मतलब कम लोगों पर शोध करके हमने अधिक चीज़ों के बारे में बयां कर दिया, अधिक चीज़ों के बारे में बता दिया। तो क्या हो गया आपकी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, अर्थात किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर हमने शोध किया और उसके हिसाब से हमने समाज के लोगों को या फिर समाज में जो रह रहे लोग हैं उन पर जो है वो नियम लगाने का प्रयास किया, उन पर उस नियम का ट्राई किया। तो ये होता है आपका क्या, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। और यह पद्धति कैसी होती है, वैज्ञानिक होती है, क्योंकि यहाँ पर शोध वगैरह अच्छे तरीके से होते, तथ्यात्मक जानकारी उस व्यक्ति के बारे में होती है, हाँ कब उसका जन्म हुआ, कब पहले मतलब उसकी मृत्यु हुई। पहले लोग औसत आयु कितनी मानते थे, 100 वर्ष मानते थे। जब 100 वर्ष औसत आयु मानते थे, आप पेपर 2 में पढ़ते थे पहले, जैसे कि इंडियन सोसाइटी में कि जो है एक आश्रम व्यवस्था आपने देखा होगा। जब आश्रम व्यवस्था होती थी, एक मिनट समझिए, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग जो है मुद्दा आ गया, आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था लोगों की आयु कितनी थी,
100 वर्ष थी। अब यह भी एक प्रकार से क्या था, जो है आश्रम व्यवस्था जो बनाई गई थी, यह एक क्या था, शोध ही था और वैज्ञानिक शोध था। क्योंकि लोगों की औसत आयु कितनी मान ली गई, 100। क्योंकि 10-12 लोगों को देखा कि हाँ 100 वर्ष तक जी रहे हैं, तो लोगों ने कह दिया कि हाँ 100 वर्ष आदमी जीता, मतलब औसतन आयु जो है वह कितनी है, वह 100 वर्ष है। तो औसतन आयु कितनी थी, वो 100 वर्ष थी लोगों की। अब उसी के हिसाब से एक व्यवस्था बन गई। वो व्यवस्था कौन सी थी, आश्रम व्यवस्था। अब आश्रम व्यवस्था में क्या भाई, आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रम आपने देखा होगा। पहला आश्रम क्या होता है, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ओके। और गृहस्थ आश्रम के साथ ही साथ जो है एक प्रकार से जो है सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, ओके। सबसे पहला कौन सा है, ब्रह्मचर्य आश्रम, यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रह्मचर्य आश्रम, ओके, ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, गृहस्थ आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। तीसरा जो हो गया आपका कौन सा होगा, वानप्रस्थ आश्रम, ओके, वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा होगा, वानप्रस्थ आश्रम, ठीक। और जो चौथा आपका था, क्या था, चौथा आपका था जो संन्यास आश्रम था, ठीक है, संन्यास आश्रम, ठीक। तो कहीं ना कहीं पे आपने देखा होगा कि जो है जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, इसको 25 साल से लेकर, मतलब 0 से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु को निर्धारित कर दिया गया कि 0 से 25 साल तक का जो व्यक्ति होगा वह ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेगा। गृहस्थ आश्रम 25 से और 50 साल का जो व्यक्ति हो जाएगा, इसके बीच की समय काल को गृहस्थ आश्रम, अर्थात उसकी 25 साल के बाद में शादी कर दो और वो अपने बीवी बच्चों के साथ में सुखी रहे, ठीक। उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था, वानप्रस्थ 50 साल से लेकर के 75 ईयर तक जो है ये वर्ष चलता था, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है कैटेगराइज किया गया क्या कि जो है 75 से लेकर के और जो है 100 वर्ष तक, ठीक है, क्या होगा, 25 सालों के जो अंतर में 25 वर्ष यहाँ पर, 25 वर्ष यहाँ पर, 25 यहाँ पर और 25 साल यहाँ पर, तो 25 सालों का 4 प्रकार से एक व्यवस्था बनाई गई, आश्रम व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं पे जो व्यवस्था बनाई गई थी यह वैज्ञानिकता पर ही आधारित है। तो इसीलिए आप देख लेते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि एक प्रकार से समाज शास्त्र जो है वो राजनीतिक शास्त्र से थोड़ा सा आगे का विज्ञान है। अर्थात समाज शास्त्र को विज्ञान कहने में विद्वानों में ज़्यादा कठिनाई का महसूस नहीं होता है। इसीलिए हम समाज शास्त्र की प्रकृति को पढ़ते समय हम समाज शास्त्र जो है एक जो है विज्ञान है, इस पर फोकस करेंगे कि समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र एक विज्ञान है, इस पर फोकस करते हुए पढ़ेंगे। तो एक प्रकार से ये बातें जो है इसको अगर आप जो है इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका ले लीजिए, बाकी इसका कोई मतलब नहीं, इसको समझाने के लिए हमने आपके सामने लिखा था। अब हम समाज शास्त्र की प्रकृति को लेकर के और बातें जो कि फैक्चुअल चीज़ें जो कि आपके एग्जाम से पूछी जाती है उसको बता दूं। अभी तो एक समझाने वाली बातें थी। हालांकि आश्रम व्यवस्था को लेकर के एग्जाम्स में लगभग 3 से 4 प्रश्न बनते हैं कि गृहस्थ आश्रम कब से कब तक, वानप्रस्थ आश्रम क्या है, कब से कब तक। हालांकि ये भी बता दूंगा तो शायद आपके समझ में ना आए, लेकिन जो है जल्दी आ जाएगा, ठीक। तो आइए हम बात कर लेते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी लोग फटाफट से। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार विद्वानों ने कुछ 3 लगभग विद्वान हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम से में इनसे प्रश्न जो है आए दिनों पूछे गए हैं, तो इसको हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। समाज शास्त्र की प्रकृति को बताते हुए कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो है वक्तव्य से बताया है, अपने जो है कथनों के माध्यम से हमको समझाया है कि समाज शास्त्र की प्रकृति को समझते समय हमको किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो समाज शास्त्र की प्रकृति को या फिर किसी भी विषय वस्तु को प्रकृति को समझने के लिए सबसे पहले उसमें जो अध्ययन की पद्धतियाँ होती हैं उस विषय की, तो उस विषय की अध्ययन पद्धतियों पर हमको फोकस करना होता है, यही विद्वान अधिकतर बताते हैं। और ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर यह होगी, हमने खैर आपको पॉलिटिकल साइंस वाले क्लास में बता दिया था, लेकिन जो छात्र छात्राएं हमारे पॉलिटिकल साइंस नहीं लिए केवल समाज शास्त्र ही पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर एक बात जो है आप सभी लोगों के लिए कि वह इंपॉर्टेंट बातें इसको नोट डाउन कर लीजिए कि विज्ञान वो चीज़ें होती हैं, अर्थात किस बेस पर आप किसी विषय वस्तु को विज्ञान कहेंगे कि विषय वस्तु या वैज्ञानिक है या क्या नहीं है। सबसे पहली बात क्या है, उसमें जो पद्धतियाँ हैं, उसमें जो पद्धतियाँ किसी विषय वस्तु में जो पद्धतियाँ हैं वह कैसी होनी चाहिए, वो वैज्ञानिक पद्धति होनी चाहिए। मतलब कुछ मात्रा में, लगभग अधिक मात्रा में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होना चाहिए जो कि समाजशास्त्र में है। साथ ही साथ क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए। क्रमबद्ध ज्ञान भी है इसमें, क्रमबद्धता जो है समाजशास्त्र में आपकी पाई जाती है। साथ ही साथ क्रमबद्धता के साथ साथ और क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता के साथ साथ जो है सुव्यवस्थित नियम होने चाहिए। इसके क्या, सुव्यवस्थित नियम होने चाहिए, सुव्यवस्थित जो है इसके नियम होने चाहिए। तो बिल्कुल है, सुव्यवस्थित है, नियम है, क्या है कि व्याख्या करता हो, क्या है कि व्याख्या करता हो कि जो है क्या है इसमें उसको बताता हो हर एक बातों को, और जो है भविष्यवाणी करता हो आगे की आने वाली जो, तो भविष्यवाणी जो है, जैसे भविष्यवाणी जो है जो करता है, मतलब कि जैसे कि भौतिक शास्त्र करता है तो भविष्यवाणी अगर जो कोई विषय वस्तु करता है तो वह भी एक प्रकार से क्या होता है, भविष्यवाणी जो विषय वस्तु करता है
वह लगभग क्या होता है, विज्ञान ही होता है। उसमें भी समाजशास्त्र खरा उतरता है। क्या है कि व्याख्या भी समाजशास्त्र करता है और सुव्यवस्थित भी है, सुसंगठित भी है। तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की कसौटियों पर मुख्यतया जो महत्वपूर्ण फंडे हैं उसके विषय क्षेत्र जो हो वह भी एक प्रकार से सीमित विषय क्षेत्र ना हो, लगभग एक प्रकार से व्यापक विषय वस्तु भी है समाजशास्त्र की। तो क्या है, यह एक प्रकार से बात की जाए और ऐसा व्यापक और जो है संकीर्ण विचारधारा का कोई यहाँ पर प्रश्न नहीं उठता, लेकिन फिर भी अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको समझने के लिए आपको क्या, उसमें जो पद्धतियां हैं मतलब वो वैज्ञानिक होनी चाहिए, वैज्ञानिकता पर आधारित होना चाहिए, उसमें शोध वगैरह भी होने चाहिए, प्रयोगात्मक विषय वस्तु मतलब कि उसमें जो है प्रैक्टिकल विषय वस्तु समाजशास्त्र है क्या, नहीं है। तो पूर्णतः विज्ञान ये नहीं है समाजशास्त्र, लेकिन पूर्णतः विज्ञान ना होते हुए भी इसकी जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं वह वैज्ञानिक है। चूँकि जब इसमें प्रयोग की गई अध्ययन पद्धतियाँ वैज्ञानिक है, इसीलिए यह विषय वस्तु भी क्या है, वैज्ञानिक विषय वस्तु है, अर्थात विज्ञान भी है। समाजशास्त्र क्या है, एक प्रकार से विज्ञान है। ठीक, तो एक प्रकार से विज्ञान है, पूर्णतः विज्ञान नहीं कह सकते हम लोग। ठीक, तो आइए हम बात कर लेते हैं विद्वानों ने और क्या क्या बातें बताई हैं, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके विद्वान आते हैं, उनका क्या नाम है भाई, उन विद्वान का नाम है कार्ल पियर्सन। क्या, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन महोदय कहते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति को समझाते हुए कि सभी विज्ञानों की क्या, सभी विज्ञानों की एकता जो होती है उनकी पद्धति में है। किसमें है, उनकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी जो है विषय वस्तु में है। विषय वस्तु को क्या कहते हैं, कंटेंट, एक प्रकार से अंग्रेजी में कंटेंट कहते हैं। ओके, कंटेंट। तो जो उसका कंटेंट होता है, सोशियोलॉजी का जो कंटेंट है उसमें निहित होती कि सोशियोलॉजी में हमको क्या पढ़ाया जा रहा है। उससे मैटर नहीं करता कि कोई विषय वस्तु में, किसी भी विषय वस्तु में क्या पढ़ाया जा रहा है, यह मैटर नहीं करता किसी विषय वस्तु को वैज्ञानिक सिद्ध करने के लिए। जबकि मैटर यह करता है कि उसमें जो जिस पद्धति का प्रयोग करके हम अध्ययन करते हैं वह पद्धतियाँ कैसी हैं। वह पद्धतियाँ अगर वैज्ञानिक हैं तो विषय विज्ञान हुआ, अगर वह पद्धतियाँ जो है अवैज्ञानिक हैं, अमनोवैज्ञानिक हैं, तो वह क्या हो जाएगा, वही मेरे प्यारे दोस्तों आपका सामाजिक मतलब भौतिकी हो जाए, मतलब कि एक प्रकार से जो है वो विज्ञान नहीं होगा, वह अपूर्ण विज्ञान माना जाएगा। तो ये इस दृष्टि से बात की जाए तो सभी विज्ञानों की जो एकता होती है उनकी पद्धति में होती है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में होती। तो अर्थात विषय वस्तु को केवल अकेले मान लेना वो उचित ना होगा, इसीलिए उसकी पद्धति को पर फोकस कर किया है विद्वानों ने, और कार्ल पियर्सन ने यहाँ पर पद्धति पर फोकस किया। उसके बाद में विद्वान आए कौन, लैंडिस। और लैंडिस महोदय भी कहते हैं कि विज्ञान, इन्होंने सिंपल सी परिभाषा कही, एग्जाम से प्रश्न भी बने हैं इनको लेकर के, कि विज्ञान विज्ञान ही, इन्होंने क्या कहा, सीधे सपाट शब्दों में आपकी भाषा में कहा कि विज्ञान जो है वो विज्ञानय है, और चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या फिर समाज शास्त्र हो, विज्ञान तो विज्ञान होता है, चाहे वो समाज का अध्ययन करे चाहे भौतिक का अध्ययन करे। तो सिंपल सी परिभाषा किसकी है, लैंडिस की। लैंडिस महोदय समाजशास्त्र की प्रकृति को बताते हुए कहते हैं कि विज्ञान जो होता है विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या फिर मतलब भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाज शास्त्र में। तो चाहे वो समाज शास्त्र में हो चाहे भौतिक शास्त्र में हो, वह विज्ञान होता है, तो विज्ञान विज्ञान ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लैंडिस महोदय बताते हैं। कार्ल पियर्सन कहते हैं कि सभी विज्ञानों की जो एकता होती है उसकी पद्धति में है। आपसे एग्जाम से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में है। कथन किसका है, तो कार्ल पियर्सन का है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र में हो या फिर समाजशास्त्र में हो, यह कथन किसका है, तो प्रोफेसर लैंडिस का है, लैंडिस का है। और साथ ही साथ अगर बात करिए नेक्स्ट जो है विद्वान आपके कौन है, उनको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। नेक्स्ट विद्वान आपके हैं स्टुअर्ट चेज। स्टुअर्ट चेज महोदय ये सोच विचार करके इन्होंने बताया, इन दोनों की परिभाषाओं को देखा समझा, उसके बाद में इन्होंने अपनी परिभाषा बताई। क्या बताई कि विज्ञान का संबंध जो होता है पद्धति से होता है, ना कि विषय सामग्री से, अर्थात कंटेंट से नहीं होता कि विषय वस्तु के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्रियां हैं, क्या विषय वस्तु के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है, उससे मैटर नहीं करता। मैटर इस बात पर करता है कि उस विषय वस्तु में, मतलब मैटर यह करता है कि उस विषय वस्तु में मेरे भाई, उस विषय वस्तु में या फिर उस विषय वस्तु में जो मतलब कि उस विषय में जो सामग्रियां हैं उस पर मैटर नहीं करता। उस विषय वस्तु में जो विषय सामग्रियां हैं उनको पढ़ने के लिए कुछ पद्धति अर्थात कुछ विधियों के प्रयोग किया जाता है। तो उस पद्धतियों और उन विधियों से अगर वह वैज्ञानिक हैं तो विषय क्या हो जाएगा, वह विषय जो है भी वैज्ञानिक हो जाएगा। तो वैज्ञानिक हैं पद्धतियाँ समाजशास्त्र की, इसीलिए क्या है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह बात आप कह सकते हैं। ठीक, तो किसी भी विषय वस्तु को
जो है एक प्रकार से वैज्ञानिक कहने के लिए उसमें पद्धतियों को देखना पड़ता है और साथ से सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्धता पर आधारित होना चाहिए विषय वस्तु। तो इस प्रकार से आपका ये चीज़ें खरी उतरती हैं। अब हम समाजशास्त्र के कुछ ऐसे पहलुओं पर लगभग 8 से 10 पहलुओं को आपके सामने लिखने का प्रयास रहेगा और उसके माध्यम से हम समझेंगे कि आखिरकार समाजशास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से समाजशास्त्र एक विज्ञान होता है। तो आइए बात कर लेते हैं उसके बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी लोग। इस जो बोर्ड पर लिखी हुई बातें इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक उसके बाद में मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाता हूँ जिसके अंतर्गत हम समझेंगे किसके बारे में। उसके बारे में हम समझेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति में जो समाजशास्त्र है वह विज्ञान है, तो आखिरकार क्यों विज्ञान है, उसको विज्ञान क्यों कहा जाता है, उसके कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से आप सभी लोग। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार समाजशास्त्र को अगर विज्ञान हमने कह दिया तो उसके कुछ प्रमाण भी आपको दे दें, और आखिरकार वो प्रमाण आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई पड़ रहे होंगे जो है लिखे हुए। अब इसको हम एक करके समझते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, और इसके अंतर्गत जैसे हमने बातें लिख दी तो लिखने से ही मात्र ये मत समझ लीजिए कि हाँ ये बातें जो सर जी ने लिख दी है वही सत्य हैं। अब इस सत्यता की पुष्टि भी करना पड़ेगा इसकी, तो इसकी पुष्टि तुरंत मैं आपके सामने करता हूँ। मतलब इसका सिद्ध, मतलब एक प्रकार से जिसको आप प्रूव्ड कहते, तो मैं प्रूव्ड कर रहा हूँ कि सोशियोलॉजी इज द साइंस। ओके, तो सोशियोलॉजी इज अ साइंस, समाजशास्त्र एक क्या है, विज्ञान है। ओके, इसकी सबसे पहली बात अगर बात की जाए समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के लिए सबसे पहली बात का अगर हम सहारा लें तो बात क्या है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है कि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। अब हम जो वैज्ञानिक पद्धतियां होती हैं, किन किन पद्धतियों का प्रयोग होता है, वह चैप्टर अगला चैप्टर आएगा यानी नेक्स्ट चैप्टर होगा, उस चैप्टर में हम समझेंगे वैज्ञानिक जो समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां होंगी। तो अगला चैप्टर आपका जो चैप्टर 5 होगा वो समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों को लेकर के होगा। ये चैप्टर 4 है आपका, तो उसके अंतर्गत हम आपको समझा देंगे, तो आप परेशान मत होइए। तो चूंकि इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग समाजशास्त्र के अध्ययन करने में किया जाता है, विद्वानों ने किया है, इसीलिए यह विषय वस्तु जो है वह क्या है मेरे भाई, वह वैज्ञानिक है। चूंकि वैज्ञानिक विषय वस्तु का अध्ययन या फिर किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन अगर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है तो वह विषय वस्तु क्या होती है, विज्ञान होती है। ठीक, तो पहली बात हमारी सत्य हुई। दूसरी बातों पर आप फोकस करें थोड़ा सा। दूसरी बात आपके सामने क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप सभी लोग। दूसरी बात यह है कि अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है इसमें, साथ ही साथ वर्गीकरण उसके बाद में किया जाता है और विश्लेषण करने के बाद में ही कोई नियम बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है मेरे भाई कि अवलोकन मतलब क्या होता है, किसी भी मुद्दे पर अब विचारों को वैसे नहीं दिया जाता जिस प्रकार से राजनीति शास्त्र में या फिर अन्य सामाजिक विज्ञानों में दिया जाता है। समाज शास्त्र में क्या करा जाता है, पहले तथ्यों का अवलोकन किया जाता है। तथ्य मतलब क्या कि कोई बात हुई या फिर कोई मुद्दा हुआ, कोई घटना हुई या फिर कोई चीज़ हुआ, किसी प्रकार की घटना या किसी प्रकार के का एक प्रकार से वाक्या जो होता है समाज में मान लेते घटित हुआ, तो अब उस पर क्या करेगा समाजशास्त्री जो होगा वह वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर जा करके वहाँ पर उसका निरीक्षण करेगा, उसका परीक्षण करेगा, उसका पर्यवेक्षण करेगा, और पर्यवेक्षण करने के बाद में वहाँ पर खूब ध्यान से क्या करेगा, अवलोकन करेगा, देखेगा पूरा एकदम से कि घटना स्थल पर जो घटना घटित हुई है उसका तथ्य क्या है, उसके फैक्ट बटोरेगा, फैक्ट को इकट्ठा करेगा और उस फैक्ट के आधार पर क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, सिद्धांतों का वर्गीकरण करेगा, या फिर जो तथ्य मिले हैं उसके हिसाब से घटनाक्रम को वर्गीकृत करेगा, उसको बांटेगा, जो भी उसको करना हुआ। तो कहीं ना कहीं पे इसमें दर्शन का या फिर विचारों का एक प्रकार से महत्व नहीं होता, इसमें यथार्थ का महत्व होता है। तो यह विचारधारा कैसी है, आप अगर बात की जाए तो यह विचारधारा कैसी है, वैज्ञानिक विचारधारा, अर्थात इसमें अवलोकन पद्धति का प्रयोग करके अवलोकन के द्वारा तथ्यों का अर्थात जो सही बातें होती हैं उनकी जानकारी एकदम फैक्ट इकट्ठी की जाती है, उसके बाद में उनका संकलन करके उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनको व्यवस्थित क्रम में सजाया जाता है, उसके बाद में उन नियमावलियों का विश्लेषण किया जाता है। तो ये एक प्रकार से यह क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके ही किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके किसी भी घटना का अवलोकन के द्वारा अवलोकन करते हैं हम, उसका अवलोकन मतलब निरीक्षण करना, देखना खूब अच्छे तरीके से, उसको जा करके वहाँ जहाँ घटना स्थल पर वहाँ पर जा करके हर एक बातों का प्रकार से क्या करना, ब्यौरा लेना, तो क्या होता है, वही होता है अवलोकन द्वारा। तो ये बात समझ में आ गई। चूंकि इस विषय में जो नियम या सिद्धांत दिए जाते हैं वह वहाँ पर मौजूदगी में वहाँ पर जाकर के अनुभव के द्वारा नहीं दिए जाते कि हाँ उन्होंने वो किया तो हो गया, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जाकर के पूरी बातों को जानेंगे, पूरी बातों पर गहन विश्लेषण करेंगे, उसके बाद में नियम सिद्धांत बनाएंगे, देंगे। ठीक, तो ये हो गया।
तीसरी बात जो है हमको इसलिए खींच लाती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है कहने पर मजबूर कर देती है, वह बात कौन सी है कि जो समाजशास्त्र है वह क्या है का वर्णन करता है। व्हाट डू मीन, क्या है से क्या तात्पर्य है सर आपका? तो क्या है से मेरा तात्पर्य यह है कि क्या है, मतलब कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र में जो बातें बताई गई हैं या फिर समाज शास्त्र कोई घटना घटित हो रही है तो उस घटना को विस्तार से बताएगा कि हाँ ये घटना क्या है, या समाज शास्त्र में जो भी चीज़ें जो है अंदर समाहित है अर्थात विषय वस्तु में समाहित की गई हैं, वह विषय वस्तु में जो समाहित चीज़ें हैं वह क्या हैं, तो उसकी व्याख्या करता था। समाज शास्त्र जो होता है, जो तथ्य होते हैं उनके आधार पर यह व्यवस्थित कर देता है, फिर यह बता देता है कि हाँ क्या है, समाज शास्त्र के अंतर्गत क्या है, या फिर किसी भी घटना हुई है तो वो घटना क्यों हुई है, उसका क्या कारण था। अर्थात समाज शास्त्र जो होता है कारण पर आधारित है, मतलब कि यहाँ पर आप कारण, हर एक मुद्दे का कारण कि आखिरकार वह घटना क्यों हुई, उसके परिणाम क्या होंगे, मतलब ये तक की बता देता है कि हाँ आगे चल करके इस घटना का प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा। अर्थात यह क्या है कि तो व्याख्या करता है और आगे चल करके क्या होगा उसकी भी व्याख्या करता है। तो क्या है और क्या होगा इसकी भी व्याख्या समाजशास्त्र करता है, इसीलिए हमारा झुकाव समाजशास्त्र को विज्ञान कहने पर ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, तो ये तीन बातें आपकी हो गई। और चौथी बात आप बता सकते हैं, अब एग्जाम से प्रश्न कैसे पूछेगा, मान लेते हैं आपकी परीक्षा लिखित होती है तो कैसे प्रश्न पूछेगा। प्रश्न आपसे पूछेगा कि समाजशास्त्र की प्रकृति को बताते हुए या सिद्ध कीजिए कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से सबसे पहले समाजशास्त्र की परिभाषा मतलब समाजशास्त्र की सबसे पहले परिभाषा बताइएगा एक आध दो विद्वान के अनुसार, जिसके बारे में हमने बताया है कि इन्होंने विज्ञान कहा है। उसके बाद में जो 2-3 हमने बताया उनमें से एक आध दो तथ्य जो है आप रख दीजिए, चाहे लैंडिस का रख दीजिएगा, चाहे जो है आप जिन 2 विद्वान और हमने जो बताया उनके हिसाब से रख दीजिएगा। तो आप जो है किसी के हिसाब से रख सकते हैं, चाहे लैंडिस, चाहे स्टुअर्ट चेज और चाहे कार्ल जो है पियर्सन के हिसाब से रख सकते हैं। ठीक, तो आप किसी के हिसाब से आप तीनों में से किसी के बारे में आप बता सकते हैं और किसी के डाटा को आप वहाँ पर लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और एक आध डाटा अपने हिसाब से उसमें बनाइए कि विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने के लिए विषय वस्तु के अंतर्गत या फिर उस विषय वस्तु में समाहित ये चीज़ें होनी चाहिए। उसमें आप क्रमबद्धता डाल सकते हैं, सुव्यवस्थित सुसंगठित डाल सकते हैं, क्या है कि व्याख्या करता है नहीं कर सकते, या एक प्रकार से उसमें आप डाल सकते हैं कि उस विषय वस्तु में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, अवलोकन पद्धति होनी चाहिए, पर्यवेक्षणात्मक चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तो ये चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में आप लिखें कि जो है जो समाजशास्त्र को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरने के पर मजबूर हमको कर देती हैं बातें, वह निम्न बातें हैं, और निम्न बातों में डाल करके आप हेडिंग डाल करके कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, समाजशास्त्र की प्रकृति हेडिंग डालेंगे, ब्रैकेट में लिखे समाजशास्त्र एक विज्ञान है, उसके बाद में एक हेडिंग ये 2, 3, 9 हेडिंग आप डाल दीजिएगा। इसमें कुछ लिख दीजिएगा चूंकि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग है, एक आध दो पद्धतियों के बारे में आप बता देंगे, पद्धति हम आगे चल करके आपको बता देंगे। उसके बाद में अवलोकन, इसमें जो हमने आपको समझाया उसको थोड़ा सा लिख दीजिएगा, क्या है कि व्याख्या करता है इसको थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा, मतलब थोड़ा एक लाइन 2 लाइन लिख लीजिएगा, ताकि जो है समझने में जो है मतलब एग्जामिनर को, वैसे एग्जामिनर को पता होता है लेकिन आपकी समझाने की ट्रिक क्या है, शैली क्या है, तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आप बता देंगे एग्जाम से में आपके फुल नंबर मिलेंगे, आप बात ध्यान रखेंगे। तो अगला आपका क्या है जो हमको मजबूर करता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अगला आपका मुद्दा क्या है, समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। कार्य कारण संबंधों का मतलब क्या होता है कि जो भी जो है कार्य होगा उसके कारण होंगे। अर्थात जैसे मान लेते हैं समाज में कोई कार्य हुआ या फिर कोई चीज़ हो रही, कोई घटना घटित हो रही, तो उसके कारण होंगे। मतलब जैसे बात की जाए, जैसे वर्ग संघर्ष की विचारधारा जो है जो है किसने दिया था, वर्ग संघर्ष की विचारधारा जो है अभी नाम नहीं याद आ रहा है यार, बड़ा फेमस नाम है, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। तो कार्ल मार्क्स ने जब वर्ग संघर्ष की विचारधारा मान लेते हैं दे दी, तो उन्होंने वर्ग संघर्ष की जो विचारधारा दी तो उसमें उन्होंने कारण देखा होगा ना, एक तो हो नहीं गया होगा। तो समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। कार्य कारण संबंध, किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ कारण होते हैं और आखिरकार वो कार्य क्यों किए जाएँ और उससे क्या समाज पर परिणाम या प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम बातों का मेंशन जो है समाजशास्त्र करता है। जैसे कि मान लेते हैं आपने देखा जातिवाद के कारणों को पढ़ा, या फिर आप कोई मुद्दा पढ़ेंगे आगे चल करके, चाहे कुछ भी पढ़ेंगे, निर्धनता पढ़ेंगे, तो उस निर्धनता क्या है सबसे पहले जानेंगे, निर्धनता का अर्थ परिभाषा जानेंगे। उसके बाद में निर्धनता की अर्थ परिभाषा को समझने के बाद में आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि निर्धनता भारत में है मतलब कैसी है, उसकी स्थिति क्या है। उसके बाद निर्धनता के मतलब निर्धनता को खत्म करने के उपाय देखेंगे, निर्धनता आखिरकार भारत में क्यों है इसके कारण देखेंगे, और उसके बाद में निर्धनता कैसे समाप्त की जाए उसके सुझाव आप जो है मांगेंगे, सुझाव भी देता है समाजशास्त्र। साथ ही साथ उसका निर्धनता
निर्धनता का क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर, यह भी समाजशास्त्र बताता है। तो कहीं ना कहीं पे ये प्रभाव बताता है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिणाम होगा आगे, आज ये व्यवस्था है या फिर आज ऐसी कंडीशन है और आगे चल करके क्या कंडीशन होगी, ये सभी समाजशास्त्र बताता है। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की क्या होती है, विवेचना होती है विधिवत रूप से। तो ये बात भी हमको जो है प्रकार से टाल नहीं सकते, हम इसको तो रख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मतलब अगली बात पांचवा मुद्दा आपका क्या है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की क्या होती है, पुनर्परीक्षा संभव है। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की क्या है, पुनर्परीक्षा संभव है। अर्थात जो सिद्धांत दे दिया गया, मान लेते हैं जो है आत्महत्या का सिद्धांत उन्होंने दिया, वो कार्य कारण जो है समताओं पर है। दुर्खीम महोदय ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया। अब आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खीम महोदय ने दिया तो कहीं ना कहीं पे उसकी हम पुनर्परीक्षा कर सकते हैं कि आज जो बातें उन्होंने बताई, हालांकि परिस्थितियाँ मतलब सामान्य हो, तो सामान्य परिस्थितियों में जो बातें समाजशास्त्र के संबंध में जो है बताई गई थी समाज के संदर्भ में, या फिर किसी भी जो है मुद्दे के संदर्भ में जो बातें समाजशास्त्रियों के द्वारा बताई गई या समाज शास्त्र के द्वारा बताई गई, समाजशास्त्र में जो बातें मेंशन है, अगर परिस्थितियाँ समान रहती हैं, सामान्य रहती हैं, तो उस मतलब सामान्य परिस्थितियों में जो नियम इस समय कार्य कर रहे हैं वही नियम आज के 10 साल के बाद में भी कार्य करेंगे। वैसे अगर परिस्थितियाँ समान नहीं, जिस प्रकार से अगर समाज बदल रहा है, अगर समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, तो समाज के परिवर्तन के साथ साथ इसमें इसके नियमों में, इसके नियमावलियों में भी परिवर्तन होता जाएगा। ठीक, तो आज जैसे आप मान ले रहे हैं कि जैसे कि जो है लिविंग रिलेशनशिप की मैं एक उदाहरण दे दूं आपको कि पहले समाज में एक लड़का और एक लड़की की बात की जाए तो बिना शादी के एक साथ नहीं रह सकते थे। पहले समाजों में यही हुआ करता था, लेकिन आज के गाँव वगैरह में भी अभी भी ऐसा है। लेकिन आप शहरों में देखेंगे, बड़े बड़े शहरों में या फिर विदेशों में आप जाइए तो वहाँ के समाजों में क्या है कि एक लड़का एक लड़की अपने मतलब कि साथ में रह सकते हैं। लिविंग रिलेशनशिप एक प्रकार से उसको नाम दिया जाता है। तो वो साथ में रह सकते हैं बिना समाज के द्वारा जो है बनाए गए मतलब मान्यता प्राप्त विवाह संस्था के द्वारा। समाज में एक लड़के और एक लड़की को साथ रहने के लिए एक विवाह संस्था के द्वारा प्रमाण देना पड़ता है कि हाँ मतलब एक प्रमाण मिल गया कि शादी का प्रमाण हो गया, तो वो समाज के द्वारा अवेलेबल है। लेकिन अब वही धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो समाजशास्त्र के नियम में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। लेकिन अब अगर परिस्थितियाँ सामान्य रहती तो ऐसा परिवर्तन नहीं होता और जैसा कल चलता था वैसा आज भी चलता। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव, अर्थात एक बार अगर समाजशास्त्र के नियम दे दिए गए और बाद में अगर उसकी उन नियम की पुष्टि करनी है, आपको दोबारा से उन नियम को जांचना है, तो उसकी पुनर्परीक्षा भी जो है समाजशास्त्र के सिद्धांत कर देंगे और फिर भी खरे उतरेंगे। उस जो पहले बातें उन्होंने बताई थी वही बात लास्ट में जाकर के फिर निकलेगी। तो ये इस मामले में भी समाजशास्त्र खरा उतरता है, इसलिए इसको हम विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, अगला मुद्दा आपका क्या है कि समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। क्या समाजशास्त्र के सिद्धांत कैसे हैं, सार्वभौमिक हैं। अर्थात जो है सोशियोलॉजी आप मतलब की थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी जो है इज आ क्या यूनिवर्सल, मतलब इज आ यूनिवर्सल या फिर इज यूनिवर्सल। तो जो थ्योरी है किसकी, सोशियोलॉजी की, वो कैसी यूनिवर्सल है। अर्थात समाजशास्त्र के जो सिद्धांत हैं वह सार्वभौमिक है। मतलब सार्वभौमिक मतलब होता है सत्य। अर्थात सूरज जो होता है वह पूरब से उगता है, नदी जो होती है वह बहती है, और जो एक प्रकार से बात की नहर आप बताएं, नदी नहर ये सब हमेशा क्या होती, बहती हैं। अब इसको आप कह दो कि नहीं कि मतलब आप कहो कि जो है मतलब सूर्य भगवान है वो पश्चिम को अस्त होते हैं, सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये सब बातें सत्य ही है ना। पूर्ण रूप से ये बातें निश्चित रूप से सत्य हैं, इसमें किसी प्रकार का जो है कोई काट नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से सूर्य पूरब से उगता है, इतना जटिल तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक उसी प्रकार से समाजशास्त्र के सिद्धांत कैसे सार्वभौमिक है, मतलब गलत नहीं है, समाजशास्त्र के सिद्धांत सही हैं। ठीक, कहने का मतलब ये सार्वभौमिक है। ठीक, नेक्स्ट बात कौन सी भाई, अगली बात है यहाँ पर समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रमाणिक होते हैं। क्या होते हैं, प्रमाणिक होते हैं। अर्थात जो समाजशास्त्र के सिद्धांत दिए जाते हैं वो प्रमाण के साथ दिए जाते हैं, उसमें कुछ प्रमाण होते हैं, कुछ क्या अधिकतर प्रमाण ही होते हैं, क्योंकि तथ्यों का अवलोकन करने के बाद में उसका निरीक्षण होता है, उसका पुनर्परीक्षण भी करवाया जा सकता है, और सार्वभौमिक नियमावलियाँ होती हैं। सार्वभौमिक नियमावलियों के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके नियम बनाए जाते हैं। तो इस स्थिति में जो समाजशास्त्र के सिद्धांत होते हैं वह पूर्ण रूप से क्या होते हैं, प्रमाणिक होते हैं। और जिस भी विषय वस्तु के जो है बात की जाए, जिस भी विषय वस्तु के सिद्धांत प्रमाणिक होंगे, जिस भी विषय वस्तु के सिद्धांत सार्वभौमिक होंगे, जिस भी विषय वस्तु में जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की मतलब जिस भी मतलब
की विषय में सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा हो सके, जिसमें कार्य कारण संबंधों की विवेचना हो सके, जिसमें जो विषय वस्तु क्या है कि व्याख्या करता हो, जो अवलोकन के द्वारा तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण करता हो, जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता हो विषय वस्तु, जो समाज में भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता हो, या फिर निष्कर्षों का प्रमाण पर अगर आधारित है, उसके निष्कर्ष जो है प्रमाण पर आधारित है, तो इस प्रकार के जो है विषय वस्तु को हम वैज्ञानिक विषय वस्तु कहने से किसी भी मामले में पीछे नहीं रह सकते। तो इसीलिए हम समाजशास्त्र को वैज्ञानिक विषय वस्तु कहते हैं। तो समाजशास्त्र के सिद्धांत क्या है भाई? प्रमाणिक हैं। ओके, नेक्स्ट बात यहाँ पर और समझिए आप। नेक्स्ट बात क्या समझेंगे कि समाजशास्त्र में क्या, समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। भविष्यवाणी मतलब क्या कि आज वर्तमान में कोई चीज़ें चल रही कि आप वर्तमान में जैसे मान लेते हैं परिवार व्यवस्था, वर्तमान में परिवार व्यवस्था मान लेते हैं कैसी है वर्तमान में परिवार व्यवस्था, जो संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार व्यवस्था जो थी, मान लो संयुक्त परिवार व्यवस्था जो आज कहीं कहीं किसी किसी गांव में मिलती है, उसको समाज ने क्या बता दिया कि ये जो है इसका क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। आने वाले समय में क्या हो जाएगा? विघटन मतलब कि क्या हो जाएगा? इसमें कमी आएगी, मतलब इसमें टूट, संयुक्त परिवार जो होगा वह न्यूक्लियर फैमिली अर्थात एकाकी परिवार में चेंज हो जाएगा। एकाकी परिवार या फिर एकाकी परिवार को ही क्या कहते हैं? केंद्रीय परिवार। ठीक है, केंद्रीय परिवार, न्यूक्लियर फैमिली मतलब एक प्रकार से वह क्या हो जाएगा? जो फैमिली संयुक्त रूप से रहती है वह आगे चल करके, पिछले बात की जाए जो है 50 से मतलब 10 से 20 साल की मैं बात करूं, 10 से 20 साल के अंतर्गत आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, जो संयुक्त परिवार अभी बचा हुआ है वह भी कहीं ना कहीं पे केंद्रीय परिवार में बदल जाएगा। तो परिवारों का एक प्रकार से जो बदलता परिवेश है, इसके साथ ही साथ समाजशास्त्र का नियम पहले ही बता दिया था कि जो संयुक्त परिवार है उसका विघटन जरूरी, मतलब इसका विघटन होगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्या चीज़ें होती है। तो जिस प्रकार से एक प्रकार इनके सिद्धांतों की जब बात की जाए तो इसमें सिद्धांत जो होते हैं वह भविष्य में क्या बातें होंगी समाज को लेकर के या परिवार को लेकर के या फिर किसी भी समस्या को लेकर के, किसी भी मुद्दे को लेकर के जो कि समाज से जुड़े हुए हैं, उसमें समाजशास्त्र के अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करके उनमें जो है यह बताया जा सकता है कि जो है आगे समय या फिर आने वाले समय में इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक, तो इसमें बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है, इसलिए यह क्या है? समाजशास्त्र एक विज्ञान है। नेक्स्ट बात की जाए इसका निष्कर्षों पर मतलब इसका जो निष्कर्ष निकलते हैं अर्थात समाजशास्त्र को पढ़ने के बाद में या समाजशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं या फिर कोई मुद्दा हुआ उसमें अगर निष्कर्ष देना हो तो उसके निष्कर्ष जो दिए जाते हैं वह वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित होते हैं। अर्थात जो उसका मतलब कि जो निष्कर्ष होते हैं वह प्रमाणित होते हैं, प्रमाण के साथ दिए जाते हैं। कोई भी निष्कर्ष दिया जाएगा तो प्रमाण के साथ दिया जाएगा, चाहे वह निर्धनता समाप्त के लिए हो, चाहे जातिवाद को समाप्त करने हेतु हो, चाहे बेकारी को, बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु हो, चाहे एक प्रकार से संप्रदायवाद को जो है समाप्त करने हेतु हो, या फिर किसी अन्य जो है सामाजिक समस्या को समाप्त करने हेतु कोई सुझाव दिया गया समाजशास्त्र के द्वारा, तो वो प्रमाण के साथ दिए जाते हैं। इसीलिए यह विषय वस्तु क्या है? वैज्ञानिक विषय वस्तु है। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हुई। और विषय वस्तु जो होती है उससे अंदाजा नहीं लगाया सकता कि कौन सा विषय वैज्ञानिक है और कौन सा विषय अवैज्ञानिक है। तो एक प्रकार से किससे पता लगाया था? अध्ययन पद्धतियों के हिसाब से पता लगाया जाता है कि कौन सा विषय वैज्ञानिक है और कौन सा विषय अवैज्ञानिक है। तो समाजशास्त्र क्या है? वैज्ञानिक विषय वस्तु, चूंकि इसमें इन 9 तथ्यों का संकलन होता है। पहला क्या? वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। दूसरा क्या? अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन होता है, वर्गीकरण होता है और विश्लेषण होता है। तीसरा क्या कि क्या है का वर्णन करता है। और चौथा क्या है? समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। उसके बाद में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा इसमें संभव होती है। साथ ही साथ समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं और समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रमाणिक भी होते हैं। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता भी होती है और इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं समाजशास्त्र के वह प्रमाण पर आधारित होते हैं। इसीलिए समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। अर्थात समाजशास्त्र क्या है? सोशियोलॉजी इज अ साइंस, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। ओके, या कहने पर हम विवश हो जाते हैं। तो एक प्रकार से इसमें जो बातें बताई गई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी और जितनी बातें हमने आपको समझाई निश्चित तौर पर आपकी सारी बातें समझ में आई होंगी और कोई मुद्दा आपसे छूटेगा नहीं। तो निश्चित तौर पर आपकी सारी बातें आपकी यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग हमको देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोगों के। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और कल कौन सी क्लास हो उसको कमेंट सेक्शन में वीडियो अपलोड होने के जाने के बाद में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि कल कौन सी क्लास चलाई जाए आपकी। ठीक है, आप उसको लिख दीजिएगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपने देखा और इससे पहले 3 लेक्चर जो हमारे नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं
उनको बता दूं कि ये जो है चौथा लेक्चर है इसका। इसके बाद में पांचवा लेक्चर जो आएगा वो समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों को लेकर के आएगा। और मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास इसी टाइम चलती है। जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर भी जल्दी आपके सामने ला दूंगा, और जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर आपके सामने आ जाएगा BA फर्स्ट सेमेस्टर का। और इसी प्रकार से पॉलिटिकल का जो है अगला जो चैप्टर होगा, हमने पॉलिटिकल साइंस में क्या समझ लिया, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास के बीच में क्या संबंध होता है और क्या अंतर होता है, उसको हमने आपको बता दिया था। अब आगे चल करके और भी क्लास आपकी हो जाएगी उसको लेकर के, ठीक। तो आप परेशान मत होइए कि सर जी पॉलिटिकल साइंस चलना था और सोशियोलॉजी चला दिया। तो बीच बीच में ऐसे क्लास होती रहेगी, मतलब BA फर्स्ट का जिसकी हो। समाजशास्त्र बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, लगभग जो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वो समाजशास्त्र लेते हैं और इतिहास लेते हैं, ठीक। क्योंकि इतिहास और राजनीतिक शास्त्र का कॉम्बिनेशन जब बड़ा ज़बरदस्त है, मानव शास्त्र और समाजशास्त्र का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। मानव समाजशास्त्र और आप ज्योग्राफी का भी संबंध देख सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में बात की जाए जो पेपर 2 होता है मानव भूगोल, वो कहीं ना कहीं पे समाजशास्त्र से ही जुड़ा हुआ होता है कुछ मामलों में, लेकिन उतना ज़्यादा संबंध नहीं होता इसमें, ठीक। तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का बड़ा अच्छा संबंध होता है, ठीक। तो कई ये मतलब कॉम्बिनेशन विषय वस्तु होती है। हिंदी का संस्कृत से संबंध होता है, क्योंकि हिंदी साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य में तो संस्कृत का उतना योगदान नहीं होता, लेकिन आगे चल करके जब आप काव्यशास्त्र वगैरह देखेंगे तो काव्यशास्त्र जो होता है संस्कृत से ही पढ़ना पड़ता है। संस्कृत के ही व्याकरण से हिंदी व्याकरण का उदय हुआ, संस्कृत से बनी, पाली, पाली से प्रकृत, प्रकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से वट और वट से आकर के आपकी हिंदी बनी है, ठीक। तो आप ये समझिए कि मोस्ट हिंदी की अभी क्लास जो है सुबह 10 बजे हुई थी, उसको आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जा करके फिर से उसको देख लीजिएगा। सुबह 10 बजे क्लास हुई थी हिंदी साहित्य की, ठीक है। अब वो क्लास शायद अगर मेरे हिसाब से बात करूँ तो वो यम ए करेकर चैनल पर हिंदी क्लास आपकी करवाई जाएगी। तो यम ए करेकर को हिंदी से मतलब हिंदी पढ़ने के लिए विस्तार से हिंदी साहित्य चल रहा है वहाँ पर, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के पहला लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, तो मतलब लाइव हो चुकी है सुबह 10 बजे क्लास। तो उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए जा करके। उसमें हमने इतिहास लेखन की पद्धतियाँ बताई कि इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखा गया, उसको लिखने की कौन कौन सी विधियाँ अपनाई गई। तो उसमें हमने पद्धतियों को समझा, छह पद्धतियों के बारे में बता दिया था, विस्तार से समझा दिया था। अब हम आगे चल करके इतिहास जानने के कुछ स्रोत होते हैं, मतलब जो हिंदी साहित्य का इतिहास हमको मिला, जानने को मिला, या हिंदी साहित्य का इतिहास जिन लोगों ने इतिहास लिखा उनको किस किस पुस्तकों का सहारा लेना पड़ा इतिहास लिखने के लिए, उसको समझेंगे। उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, आपको मतलब पढ़ाया जाएगा। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यम ए करेकर को। हालांकि एक लेक्चर शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर ही हमने डाल दिया है, तो उसको आप सभी लोग जाकर के देख लीजिएगा, ओके। तो अब चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को गुड नाइट, गुड नाइट, आई लव यू, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोगों को राम राम, धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। बड़ों को आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिर मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।